बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं। NRO2 की कंप्लीशन की बातें हो रही हैं। रजीम चेंज को मुकम्मल किया जा रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन को आहिस्ता आहिस्ता तमाम फ्रीकैन अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहे हैं और ड्राइंग रूम्स मुतहर्रिक हैं। ड्राइंग रूम्स की पॉलिटिक्स मुतहर्रिक है। महल्लाती साजिशें, इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ उरूज पे हैं। टाइम कम है और काम ज़्यादा करने वाले हैं और वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम को निपटाना है। मुतालबात हैं, ख्वाहिशात हैं और वादे हैं, यकीन दहानियाँ हैं, वो सब की सब पूरी करनी है क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। चंद हफ्तों में ये सारे काम होने हैं और बहुत बर्क रफ्तारी से होने हैं। ये तमाम फ्रीकैन जो हैं इस वक्त वो ये काम कर रहे हैं। NRO2 जिसको कहा जाता है, इमरान खान साहब कहते हैं बहुत बड़ा NRO दिया गया है। उस NRO की कंप्लीशन और इस NRO की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हो रही हैं, लंदन में हो रही हैं, इस्लामाबाद में हो रही हैं, रावलपिंडी में हो रही हैं और कराची मुतहर्रिक है, लाहौर मुतहर्रिक है, बहुत ज़्यादा जो हैं। और ईवान सदर में पैरेलल एक मफाहमत की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, कशीदगी न बढ़े। इस वक्त सूरत हाल ये है, इस्लामाबाद में रेड जोन किसान पहुंचे हुए हैं, अपना धरना दिया हुआ है। रात भर वो मुतहर्रिक रहे, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने की कोशिश की गई लेकिन उस तरफ न बढ़ा जा सका। कशीदगी, किसान मुज़ाहमत करते थे, जैसे पुलिस एक्टिव होती थी किसान मुतहर्रिक होते थे, अनाउंसमेंट होती रही सारी रात, तो वो धरना दूसरी रात तक पहुंचने वाला है। अब सोचा जा रहा है कि ऑपरेशन करें ना करें, इनको हटाएं, कैसे हटाएं। इस्लामाबाद की तरफ आने जाने वाले रास्ते जो हैं वो ज़्यादातर बंद हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, स्कूलों में बच्चों की हाजिरी मुतासर रही। रेड जोन के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, एक मारगला और एक सरीना, ये दो रास्ते खुले हैं, बाकी सब बंद किए। वहाँ भी सख्त तरीन चेकिंग है। खारदार तारें, रात पहले उन्होंने कंटेनर्स हटाए, आज वो खारदार तारें भी किसानों ने हटा दी और वो अपने मुतालबात के हक में बैठे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं और वो मईशत को ठीक करने के लिए पहला इजलास बुलाने जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त आने वाले दिनों में मुल्क को गंदम की यानी कि ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो सकता है, शदीद तरीन का सामना हो सकता है। पेट्रोलियम प्राइसेस का मसला है, कर्ज़ों की अदायगी का मसला है, सलाबजदगान है, ये सारे मसाइल हैं एक तरफ। लेकिन दूसरी जानिब इन सारी चीज़ों से हट के दूसरी जानिब गिव एंड टेक बारगेनिंग हो रही है, बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। अब एक अलग दास्तान है और ड्राइंग रूम्स की पॉलिटिक्स फिर मुतहर्रिक है। इक़्तिदार की राहदारियाँ में बहुत ज़्यादा पुरस्कार किस्म की सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं और कुछ टेलीफोन खड़क रहे हैं। ऑडियो लीक्स, इसी दौरान ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वो मुसलसल आ रही हैं, कुछ ज़रा थमा हुआ है। पहला स्पेल आ चुका है, दूसरे स्पेल ने आना है क्योंकि ये मामला भी थमने वाला है नहीं। जो आ चुकी, जो रिकॉर्ड हो की, जो हाथ से तीर निकल गया है, उन्होंने तो कहीं ना कहीं तो गिरना ही है उस तीर ने और किसी न किसी निशाने पे तो जाके लगेगा। इसलिए ऑडियो लीक्स का बहुत बड़ा है, क्या कहना, जो ज़ख़ीरा है जो कि अभी आना है। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से जो इस मुल्क की रियासत जो है, रियासत पाकिस्तान, वो किस तरीके से चलाई जा रही है। वो ऑडियो लीक से चलाई जा रही है, वो वीडियो लीक से चलाई जा रही है, वो खुफिया रिकॉर्डिंग, ऑडियो खुफिया रिकॉर्डिंग, वीडियो खुफिया रिकॉर्डिंग, इसके ज़रिए ममलकत चलाई जा रही है और ऑडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद फिर ब्लैकमेल करते हैं और तगड़े तगड़े हाथी जो हैं वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, हाथी आपस में टकराते हैं। और ये पूरी दुनिया में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि कुछ डिप्लोमेट्स, सफारती हलकों में बात हुई तो वो कहते हैं कि ये हमें हम इसको लतीफ़ा नहीं बल्कि इसको मजाक समझते हैं कि इतने अहम रियासत और उस अहम रियासत को चलाया कैसे जा रहा है और बड़े बड़े लोग ये कर क्या रहे हैं और किस तरीके से कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है। वो अपने मुखालिफिन और अपने सियासी दुश्मनों के लिए इस्तेमाल हो रही है वो टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी से जो कि ये जदीद तरीन आलात आए हैं, दुनिया भर की रियासतें क्या करती हैं, इन दुनिया भर की रियासतें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने मुल्क की सलामती को सिक्योर करती हैं, अपने दुश्मन ममालिक, अपने मुखालिफ ममालिक को, दुश्मन ममालिक और मुखालिफ ममालिक की स्ट्रेटजी को करती हैं, जो वहाँ तक पहुँचती हैं, उनको
अनफोल्ड करती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके मालूमात हासिल करते हैं, तो मालूमात हासिल करके अपने मुल्क को तगड़ा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अजीबोगरीब चीज़ है कि इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ही सियासी जमातों के खिलाफ, अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल प्लेयर। फिर उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग की जाती है और हर जमात ने रखे हुए हैं ख़ास तौर पे, और मुस्लिम लीग नवाज ने तो बहुत ही एक्सपर्टीज हासिल कर ली है कि किस तरीके से ये सारा कुछ किया जाता है। फिर वो सारे का सारा रिकॉर्डिंग जो है वो महफूज करके पहुंचाई जाती है मुल्क से बाहर, और वहाँ पे ये सब कुछ रखा जाता है। इसी तरीके से इमरान खान साहब हैं, उनकी जान को ख़तरा, और वो एक तरफ वो एक अलग अहम मसला है, उनकी जान को ख़तरा, उनको मारने की कोशिश, और उन्होंने भी एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के वो भी महफूज जगह पे रखा हुआ है और महफूज किया हुआ है, और उन्होंने जलसे जुलूस में भी कह दिया कि मैंने रिकॉर्ड करवा दिया है कि मेरी जान के 4 जो हैं वो दुश्मन हैं और वो जिम्मेदार होंगे। ये सब कुछ हो रहा है, और पिछले दिनों जिस तरीके से ऑडियो लीक्स हुई और बिल्कुल पता चल गया NRO 1 की तरह NRO 2 भी एक बाकायदा तौर पे डील का नतीजा है, और ये रजीम चेंज है उसके हक में वो ऑडियो लीक्स सामने आई कि किस तरीके से डार साहब को वापस लाने के लिए 6 माह बड़ी मेहनत की गई, और 6 माह के बाद डार साहब की वापसी हो सकी। अब ये सारी अलमिये हैं, ये अलमिये हैं जो कि हो रहे हैं। मैंने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट किया था जी कि एक शर्त मान ली गई है, अभी 2 शर्तें, यानी कि इसहाक डार साहब की वापसी हो गई है, अब 2 शर्तें बाकी हैं, 2 मुतालबात हैं। उनमें से भी एक मुतालबा पूरा हो गया है, और वो पूरा इस तरीके से हुआ है कि नैब एहतसाब अदालत ने सजाएं सुनाई हुई थी और उनके खिलाफ अपीलें थी। उसमें 3 थे, नवाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, और कैप्टन सफदर साहब थे। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क हैं, और वो मफरूर भी हैं, मतलूब भी हैं अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, और वो सेहत की बुनियाद पे गए थे, और लेकिन वापस नहीं गए। अब उनकी वापसी के आसार जो हैं वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो आज अदालत में हुआ, वो मैंने आपको बताया था कि अदालतें जो हैं वो अपना ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अब मुकदमात कैसे, अदालतों में मुकदमात कैसे कमज़ोर किए जाते हैं, अगर हुकूमत वक्त चाहे तो मुकदमात को कैसे कमज़ोर कर सकती है। आसान तरीका है, नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली हो चुकी है, रजीम चेंज हो चुकी है, हुकूमत नई आ चुकी है, और नई हुकूमत के साथ ही पुराने चेयरमैन नैब जो हैं उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, नए चेयरमैन आ चुके हैं। उसके बाद नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली, और तब्दीली के बाद बहुत सारे कवानीन तब्दील हो चुके हैं। अब वहाँ पे इस केस में पहले भी कमज़ोरी दिखाई थी नैब के प्रोसिक्यूटर ने, और अब भी जो आर्गूमेंट्स दिए गए वो बहुत ही कमज़ोर दिए गए। और उसमें पहली बात तो यह कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए नहीं, पिछली हेयरिंग पे भी नहीं थे, आज भी नहीं थे, तबीयत ठीक नहीं थी, और हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो समाअत कर रहे थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस मोहसन अख्तर कैनी साहब हैं, उन्हें समाअत की। उन्होंने पिछली हेयरिंग पे भी पूछा कि बताएं भाई, कोई मटेरियल दें, कोई चीज़ रिकॉर्ड पे लेके आएँ कि जिसकी बुनियाद पे आपने मरियम बीबी और कैप्टन सफदर को सजाएं दी हैं। तो नैब की तरफ से बस वो क्या कहना चाहिए, खामोशी और हल्की फुल्की बात की जाती रही, और लेकिन जो चीज़ें जिस तरीके से अदालत में केस आर्गू करना होता है वो आर्गू नहीं किया गया। और आज भी जो हेयरिंग हुई उसमें भी नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे नहीं, उनकी जगह पे फिर जो सरकार जो मुलजमान के वकील हैं उन्होंने कहा जी कि सरदार मुजफ्फर साहब आए हुए हैं, तो सरदार मुजफ्फर जो हैं वो भी नैब की तरफ से, तो उन्होंने आर्गूमेंट किए, सवालात अदालतें पूछ रही थी, अदालत मुसलसल सवाल ऑनरेबल जजेस सवाल पूछ रहे थे, उनके जवाबात नहीं मिल रहे थे, और ये 2-3 हेयरिंग से ऐसा ही चल रहा था। तो लिहाजा हुआ यही कि फिर अब वो आज बरी कर दिया गया, मरियम बीबी को भी और कैप्टन सफदर को भी। इस तरीके से अब एक मुल्जिम रह गए हैं, वो है नवाज शरीफ साहब। तो जब 2 मुल्जिम बरी हो गए
ایک مقدمے میں تو تیسرے ملزم کی سزا جو ہے وہ کیس آٹومیٹکلی ویک ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نیب جو ہے اس وقت اس کا سارا زہر نکال دیا گیا ہے۔ اب نئے جو ہیں، ایون آج واجد ضیاء صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا، تو واجد ضیاء جو تحقیقاتی جی آئی ٹی کے ہیڈ تھے، ان کے سٹیٹمنٹ کو بھی عدالت نے کہا کہ وہ اتنا ویلڈ نہیں ہے، وہ تو ایک تحقیقاتی جی آئی ٹی کے سربراہ کے طور پہ تھے، ہمیں چاہیے ثبوت، ہمیں ڈاکومنٹس کی صورت میں ثبوت چاہیے، ادروائز ثبوت چاہیے، کیونکہ وہ تو خود اس کا حصہ تھے، لہٰذا ان کا بطور وٹنس باکس میں ان کی جو واجد ضیاء کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس پہ اکتفا نہیں کیا گیا۔ اس طریقے سے کچھ اور چیزیں ابھی ریٹن میں آئے گا تو اندازہ ہو سکے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کن بنیادوں پہ یہ مقدمہ جو ہے وہ بری کیا، اور اس دوران یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بری ہو گیا جی۔ اب کیا ہے، کیونکہ یہ پہلے سے خبریں آ رہی تھیں، کیونکہ کیس پروسیکیوٹرز کے ذریعے کمزور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ ملبہ عدالتوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 2 چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ اب مریم بی بی جو ہیں وہ آزاد ہیں، اب ان کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا، اور امکان یہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنے والد صاحب کے پاس لندن میں آئیں گی اور ان سے ملیں گی اور ان سے ملاقات کریں گی، اور اگلی اسٹریٹجی ترتیب دی جائے گی کہ نواز شریف صاحب کو واپس جو ہے پاکستان میں کیسے لے کے جانا ہے، اور ان کی واپسی کس طریقے سے ممکن ہو سکے گی، کیونکہ ان کی واپسی میں کچھ رکاوٹیں حائل ہیں، اور وہ بھی اس میں بھی عدالت کے فیصلے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس میں پرائم جو ملزم تھے وہ نواز شریف صاحب تھے، اور آگے پھر کو ایکیوز تھی مریم بی بی تھی، کیپٹن صفدر تھے۔ تو اس کیس میں پہلے بھی کچھ آڈیوز ویڈیوز بھی آ چکی ہیں۔ ارشد ملک مرحوم جج جو ہیں صاحب عدالت کے، وہ موجود ہیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ اسی دوران ان کو کووڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ اب آگے کس طریقے سے انفولڈ ہوگا، اور آگے جا کے یہ کیسے چیزیں آئیں گی سامنے، کیونکہ ابھی دوسری جانب سے رد عمل آنا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور یکدم پالیٹکس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابھی ستمبر کے 2 دن آخری دن ہے، تو اس کے بعد اکتوبر بہت زیادہ تیز ہوگا، اس سے بھی کہیں زیادہ اکتوبر میں تیزی آئے گی اور بہت چیزیں آئیں گی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔